Hello, Rishabh. Hello, sir. Welcome to the mock interview for BAC. Introduce yourself first to the panel members. Sir, I am Rishabh Jha. I have graduated in 2024 from MGM CET, and I have secured AIR 43 in Gate Mechanical 2026 this year. Okay. Sandeep, sir, would you like to go first? Sure, sir. So, Rishabh, right? Yes, sir. Okay. So, what are your favorite subjects? Sir, strength of materials, Okay. basic thermodynamics, Okay. fluid mechanics, and heat transfer. Fluid mechanics and the heat transfer. Okay. Yes, sir. So, have you idea about the Newton's law of viscosity? Yes, sir. What is that? Sir, shear stress is directly proportional to rate of shear strain. Okay. हमेशा यही होगा? सर नहीं, न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होते हैं वो इस लॉ को फॉलो करते हैं, पर कुछ ऐसे भी फ्लूइड्स है जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते। ओके। ऐसे कौन से फ्लूइड्स हैं? तो जैसे डायलेटेंट फ्लूइड्स हो गए, बिंगम प्लास्टिक हो गए, रियो प्लास्टिक हो गए, थिक्सोट्रॉपिक हो गए, ये सब फ्लूइड्स सर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी? क्या होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी? सर काइनेटिक विस्कोसिटी इज रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके। आ यार मुझे एक चीज बताइएगा, मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वी हैव द डायनामिक विस्कोसिटी, राइट? यस सर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर इट इज मेजर ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ऑफ फ्लूइड। एग्जैक्टली, मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, राइट? यस सर। तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी क्या चीज है? ये क्या चीज है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी? काइनेमेटिक विस्कोसिटी उससे कैसे रिलेटेड है? सर इट इज मेजर ऑफ वो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी का मेजर है। अगर काइनेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम डिफ्यूजिविटी ज्यादा होगी, अगर वो कम है तो फिर डिफ्यूजिविटी कम होगी। मोमेंटम डिफ्यूजन किसके बीच में? सर मॉलिक्यूल्स के बीच में, फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में। ओके ओके ओके, ठीक है। क्या यूनिट होती है इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की? सर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट है? कौन सा यूनिट? सीजीएस यूनिट क्या होगा? सर ये ऐसा यूनिट है सर, सीजीएस यूनिट स्टोक्स होता है, सीजीएस सेंटीमीटर यूनिट, स्क्वायर पर। ठीक है, बढ़िया, गुड। अच्छा, एक चीज मुझे बताना, और बर्नौली इक्वेशन आपको पता है? यस सर। ओके। सो बर्नौली इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं, कब आप लगा सकते हो कब नहीं लगा सकते हो? यस सर, उसको सिर्फ इनविसिड रीजन में अप्लाई किया जा सकता है, विसिड रीजन में अप्लाई नहीं किया जा सकता। और कोई अजम्पशंस? सर अजम्पशन है कि फ्लो स्टेडी है, इसके साथ साथ फ्लो स्ट्रीमलाइंड है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और ए रोटेशनल फ्लो है। अच्छा, तो जैसे अगर एक पाइप है और पाइप पे अगर मान लो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यस सर। ठीक है, और लॉसेस हो रहे हैं, यस सर। हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? सर ऐसे केस में मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन यूज किया जा सकता है, जिसमें और हेड लॉस को भी कंसिडर किया जाएगा। वो होता क्या है मॉडिफाइड बर्नौली इक्वेशन? सर वो होता है, जैसे अगर हम दो सेक्शन लेंगे 1 और 2, तो हम्म। ये लिखा जा सकता है P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर/2g प्लस Z1 इज इक्वल टू P2/ρg प्लस V2 स्क्वायर/2g प्लस Z2 प्लस H विच इज हेड लॉस। सो बेसिकली एनर्जी इक्वेशन है, राइट? यस सर, एनर्जी इक्वेशन है। बेसिकली आप एनर्जी बैलेंस ही कर रहे हो। यस सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल फ्लूइड एंड द आइडियल फ्लो? दोनों में क्या डिफरेंस है? सर आइडियल फ्लूइड इज द फ्लूइड व्हिच विस्कोसिटी इज जीरो, हम्म। and sir flow of a fluid outside the viscid region where viscosity does not come into effect is ideal flow। मतलब रियल फ्लूइड का जो फ्लो है वो आइडियल हो सकता है? यस सर, हो सकता है, बाउंड्री लेयर के बाहर उसका फ्लो आइडियल हो सकता है। अच्छा अच्छा, ओके, बाउंड्री लेयर के बाहर फ्लो जो है वो आइडियल हो सकता है। अच्छा। हैव यू आइडिया अबाउट द रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम? सर रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम एक थ्योरम है जिसकी मदद से हम लोग जो प्रॉपर्टीज है वो सिस्टम में कैसे वैरी कर रही है, उसको कंट्रोल वॉल्यूम में कैसे वैरी कर रही है, उसको रिलेट कर सकता है। सर ये बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम प्लस नेट इफ्लक्स अक्रॉस दैट कंट्रोल वॉल्यूम। और इस थ्योरम की जरूरत क्यों है वैसे हमें? सर नॉर्मली जितने भी हम लोग फॉर्मुलेज डिराइव करते हैं, जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड ऑल, वो सब सर सिस्टम के लिए डिफाइंड है, वेर वी कंसिडर अ फिक्स मास ऑफ सिस्टम। बट सर अगर हमें इसे
ओपन सिस्टम में अप्लाई करना है जहाँ पे मास या पार्टिकल्स की आइडेंटिटी सेम नहीं होती, वो चेंज होती रहती है, तो सर ऐसे केस में हमें रेनॉल्ड ट्रांसपोर्ट थ्योरम की मदद से सेम फॉर्मूले को हम कंट्रोल वॉल्यूम के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। सो अगर मान लीजिए मेरे पास एक वॉल है, ठीक है, वॉल के लेफ्ट फेस का टेम्परेचर मान लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ओके सर। है ना, और जो राइट फेस है, द राइट फेस इज इन कांटेक्ट विद द एयर यस। हैविंग टेम्परेचर, लेट अस अज्यूम दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, ओके सर। ठीक है। तो इस केस में क्या आप मुझे बता सकते हो कि टेम्परेचर जो होगा उसका वेरिएशन कैसा होगा? सर वॉल के अंदर तो टेम्परेचर का वेरिएशन लीनियर होगा, और ओके, वॉल के बाहर एक थर्मल बाउंड्री लेयर तैयार होगी सर। व्हाट इज द सेकंड लॉ एफिशिएंसी? सर सेकेंड लॉ efficiency is efficiency of a engine to that of a Carnot engine working between same temperature limit. अच्छा, और अगर मैं इसे रेफ्रिजरेटर के लिए बताऊं तो क्या होगा रेफ्रिजरेटर के लिए? सर रेफ्रिजरेटर के लिए होगा यहाँ पे COP of refrigerator divided by COP of Carnot refrigerator. सीओपी ऑफ? Carnot refrigerator. अच्छा, और ये जो सेकेंड लॉ एफिशिएंसी डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमको? सर ताकि हम एक्चुअल में सर 100% इफिशियंसी हम मान के चलते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है। और कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी मैक्सिमम होती है गिवन टेम्परेचर लिमिट्स के लिए, जो भी इंजन ऑपरेट कर रहा है। तो हम लोग ओके, एक्चुअल से कंपेयर करना चाहते हैं, इसके लिए हम लोगों ने ये सेकेंड लॉ इफिशियंसी डिफाइन किया है। अच्छा अच्छा, चलो, थैंक यू ऋषभ। ओवर टू अप्रूव सर। मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जब किसी सॉलिड बॉडी में स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है लेकिन स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, और एक ऐसा एग्जांपल दो जब स्ट्रेन डेवलप नहीं हो रहा है लेकिन स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। सर ये जैसे थर्मल एक्सपांसन होता है किसी भी बार का, तो ऐसे केस में सर स्ट्रेस तो स्ट्रेन आता है, पर स्ट्रेस नहीं होता अगर वो बार फ्री टू डिफॉर्म है तो। और अगर सर कोई बार अगर फिक्स्ड है सारे डायमेंशंस में, तो ऐसे केस में सर अगर उसका हम थर्मल एक्सपांसन करवाना चाहे तो उसमें स्ट्रेस तो आएगा पर स्ट्रेन नहीं आएगा। ओवर टू यू विश्वजीत सर। ऋषभ, यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि यू हैव टू मेक अ स्वॉर्ड, हम लोग राजाओं के जमाने की बातें कर रहे हैं, तलवार बनानी है आपको, एंड यू आर द इंचार्ज ऑफ द प्रोडक्शन हाउस, यस सर। विच मटेरियल यू आर गोइंग टू चूज, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन? सर माइल्ड स्टील। अच्छा, सिर्फ दो चॉइस दिए मैंने आपको, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, है ना, तो इसलिए मजबूरी में वो शायद चुन लिया। बट इज यस सर। माइल्ड स्टील द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर यू, या कोई दूसरी चॉइस होती तो वो भी ले लेते हम? सर मैं अगर दूसरी चॉइस होता फिर मैं टंगस्टन ले लेता। टंगस्टन ले लेते हैं, ठीक है, दैट विल टफनेस बी टू बहुत ज्यादा। कॉस्टली आई थिंक। यस सर। अच्छा, माइल्ड स्टील में प्रॉब्लम क्या है, व्हाई यू आर स्विचिंग फ्रॉम माइल्ड स्टील टू एनी अदर मटेरियल? सर हार्डनेस या टफनेस ज्यादा होती है टंगस्टन की, आई गेस, कंपेयर टू माइल्ड स्टील। अच्छा, हार्डनेस, टफनेस, and there is also a term strength. यस सर। Can you differentiate between these three things? सर हार्डनेस इज द रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन, यानी कि स्क्रैचेस, मतलब कैसे स्क्रैचेस को रेजिस्ट करता है कोई सब्सटेंस। Okay. सर स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम अलाइबल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच मटेरियल कैन सस्टेन, एंड सर टफनेस इज द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस बिफोर इट फेल्स। अच्छा, तो तलवार में which property matters most? तीनों चीजें अलग अलग है, मतलब आप ये बोल रहे हो ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, यस सर। है ना, तो which सर property matters most? स्ट्रेंथ मैटर्स मोस्ट। Strength matters most. यस। तो अगर मैं आपके पास बोलूं कि देखो ये है रॉ मटेरियल माइल्ड स्टील, टंगस्टन का ऑप्शन नहीं है, यस सर। माइल्ड स्टील है, अब इसी की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो क्या क्या कर सकते हो? सर माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं माइल्ड स्टील का। which particular heat treatment? सर प्रोसेस एनालाइजिंग करेंगे जिससे उसके रेसिडुअल स्ट्रेसेस वगैरह हट जाएंगे, और उसका फुल एनालिंग भी कर देंगे जिससे वो थोड़ा डक्टाइल और सॉफ्ट हो जाए।
आए, आपको तो स्ट्रेंथ बढ़ानी थी, आप तो उसको डक्टाइल और सॉफ्ट कर रहे हैं। सर डक्टिलिटी बढ़ने से सडन फेल्योर नहीं होगा उसमें। अच्छा, अ, चलो, मतलब इफ यू हैव प्रॉपर सेटअप, फर्नेस है, एलॉइंग भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मतलब पूरी एक लैब है आपके पास, अब क्या कर सकते यस। हैं, क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए? कैन वी डू एलॉइंग? यस सर, वी कैन डू अलोइंग। एलॉइंग का मतलब हो गया, क्या क्या करेंगे उसमें, माइल्ड स्टील में क्या ऐड कर दोगे आप? सर एलोइंग जो माइल्ड स्टील है उसमें कार्बन या कोई और हम लोग ऐड कर देंगे उसमें कोई मटेरियल, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। जैसे कि जो हाई कार्बन स्टील्स होते हैं, आई गेस आई डोंट नो एग्जैक्टली, पर उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हम लोग पहले उस स्टील को बॉईल करेंगे, फिर उसके अंदर कार्बन इंजेक्ट करेंगे जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अच्छा, स्टील में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ क्या? एनी मेटल, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, नहीं कॉपर? सर, कुछ भी मटेरियल एलॉय नहीं बना सकते, वही मटेरियल्स एलॉय बना सकते जो ह्यूम रो 3 रूल को फॉलो करे। ओके, मतलब देर इज सम क्राइटेरिया। यस सर। तो देयर ह्यूमेरोथ्री क्रिस्टल। रूल पता है आपको क्या होता है? हल्का सा कुछ बता यस सकते हैं? सर। देयर, यस सॉरी सर, ह्यूम रो 3 क्राइटेरिया। यस 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 यस। Yes, sir. Two substance which you want to add to make alloy, their crystal structure should be same, valencies should be same, electron affinity, electron negativity should be comparable. ओके, ठीक ये है, क्राइटेरिया मैच होनी चाहिए। ठीक है, एक तो हो गया एलॉइंग वाला मेथड। एनी अदर यस। मेथड, मान लेते हैं एलॉइंग इज वन थिंग, और कोई चीज माइल्ड स्टील ही है, इसको माइल्ड स्टील ही रखना है, क्योंकि माइल्ड स्टील में इफ यू ऐड समथिंग, कार्बन ऐड कर दिए, तो ये माइल्ड स्टील की जगह अब कुछ और बन गया, है यस ना? सर। स्टेनलेस स्टील बन गया, हाई कार्बन स्टील बन गया, तो वो मटेरियल चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं कह रहा हूं माइल्ड स्टील ही है, इसको माइल्ड स्टील ही रखना है। अब क्या हम और कुछ कर सकते हैं सो दैट इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तलवार बनने तक इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए? यस सर, हम इसमें फेज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सर इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसका मैं नाम एक्चुअली मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ड्यूएल, मतलब हम लोग क्या करते हैं, जो माइल्ड स्टील होता है पहले उसको क्वेंच कर देते हैं, और उससे सर टेम्परिंग या समथिंग, आई डोंट रिकॉल एग्जैक्ट नेम राइट नाउ मोमेंट। हम्म। बट उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मटेरियल उसको क्वेंच कर देते हैं, क्वेंच करने की वजह से उसमें मार्टेनसाइट फॉर्म हो जाता है, और साथ में कोई ऑस्टेनाइट या अल्फा फेराइट कुछ रह जाता है जो डिसलोकेशन के मोमेंट में ऑब्स्टिकल तैयार करता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ड्यूएल फोर्स स्टील वगैरह कुछ होता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज वगैरह करते हैं, उसमें भी सेम कंसेप्ट यूज होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे मैन्युफैक्चरिंग मेथड की बात करूं, तो तलवार बनाने के लिए विच मैन्युफैक्चरिंग मेथड यू आर गोइंग टू प्रेफर? कास्टिंग कर लेंगे, मेटल कटिंग कर लेंगे, फॉर्मिंग कर लेंगे, या क्या कर लेंगे? सर मेटल कटिंग हमेशा बेटर होगा। क्यों? सर मैंने कहीं पढ़ा है कि मेटल कटिंग से स्ट्रेंथ बेटर होती है मटेरियल की कंपेयर टू कास्टिंग और एनी अदर मशीनिंग प्रोसेस। ओके, स्ट्रेन हार्डनिंग सुना है कभी? स्ट्रेन स्ट्रेन हार्डनिंग हार्डनिंग, यस सर। यस। जब क्या होता है? सर स्ट्रेन हार्डनिंग एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय में कुछ होता है, वक्त के साथ जो सब्सटेंस है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। सर एग्जैक्टली मैंने ओके, बहुत टाइम से मटेरियल साइंस रिवाइज नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, एल्यूमिनियम कॉपर एलॉय में ऐसा कुछ फिनोमेना देखने को मिलता है, स्ट्रेन स्ट्रेन हार्डनिंग की एज हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग, जिसको हम लोग वर्क हार्डनिंग भी बोल सकते हैं। यस सर। सर स्ट्रेन हार्डनिंग एक्चुअली में जब सब्सटेंस प्लास्टिकली डिफॉर्म करता है तब होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग में सर जैसे कि अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील में एक कार्बन एक कॉथरेल एटमॉस्फेयर बना लेता है, और जैसे डिसलोकेशन उस एटमॉस्फेयर से जंप करता है तो बहुत सारे डिसलोकेशन पाइल अप करके एक डिसलोकेशन फॉरेस्ट बनता है जो डिसलोकेशन के मूवमेंट को रेजिस्ट करता है। उसकी वजह से सर स्ट्रेन हार्डनिंग फिनोमेना देखने को मिलता है। नहीं नहीं, आप मेरा, ये तो आपने मैकेनिज्म बता दी, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे, कि अगर वर्क हार्डनिंग आपको पता है, वर्क हार्डनिंग से चीजें स्ट्रांग बनती हैं, प्रोडक्ट स्ट्रांग बनता है, यस मटेरियल सर। की अपरेंट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो हम तलवार बनाने के लिए क्यों ना फॉर्मिंग जैसा मेथड इस्तेमाल करें रेदर देन कास्टिंग या कटिंग? यस सर। अब अपने स्ट्रेन आंसर को फिर हार्डनिंग से चेंज करना बढ़ा। चाहो तो आप कर सकते हो, कि अब फिर से, अब वर्क हार्डनिंग आपको पता चल गया, अब आप मुझे फिर से बताओ, अब भी कास्टिंग, कटिंग या फॉर्मिंग क्या यूज करना चाहोगे तलवार के लिए?
सर अभी मैं पहले कास्टिंग करूंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उसको डिफॉर्म करवा के प्लास्टिक रीजन में छोड़ दूंगा, ताकि स्ट्रेन हार्डनिंग की वजह से उसका यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ओके, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट ऋषभ। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट ऋषभ। थैंक यू सर।